आज के अखबार। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का डेली मॉर्निंग न्यूज शो आज के अखबार। मैं हूं मानव देव रावत। तारीख है 30 अक्टूबर 2024 और दिन है बुधवार का, और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं ताज़ा अखबारों के साथ ताज़ा खबरें। सबसे पहले मेरे सामने द हिंदू अखबार है। उस पर हेडलाइन मुझे नज़र आती है, पीएम एक्सपेंड्स हेल्थ कवर स्कीम टू पीपल एज्ड 70 एंड ओवर, नो इनकम बार। तो देश में 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने कल धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर इसे शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के एम्स में दूसरे राज्यों से आए बुजुर्गों को आयुष्मान वय चंदन कार्ड सौंपा। देश के 6 करोड़ बुजुर्ग इस आयु के हैं, उन्हें जल्द इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर इसमें बुजुर्गों को शामिल किया है। देखिए, कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से माफी भी मांगी है। दरअसल इन राज्यों की सरकारों ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की है। इस पर पीएम ने कहा कि दिल्ली और बंगाल के 70 साल से अधिक के बुजुर्गों से मैं माफी मांगता हूं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ दिल्ली और बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहा। मेरे दिल में कितना दर्द होता है, इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इस दौरान पीएम मोदी ने 18 राज्यों में 12,850 करोड़ के कई हेल्थ प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अब 70 साल तक का कवर हो गया है, इसका कहने का मतलब क्या है, इससे क्या बदल जाता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आयुष्मान का वय चंदन कार्ड जो है ये बनवाना होगा पहले बुजुर्गों को। उसके लिए पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और OTP वेरीफाई करना होगा, कार्ड बन जाएगा। फिर बात होती है कि इसके दायरे में कौन कौन आएगा। तो देखिए, देश के 4.5 करोड़ परिवारों में करीब 6 करोड़ बुजुर्ग 70 या उससे ज़्यादा की उम्र के हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। उम्र का निर्धारण आधार कार्ड से होगा, और जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड हैं उन्हें नए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। उनकी eKYC होगी, और जो संबंधित परिवारों में बुजुर्गों का जो अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉपअप है वो भी होगा। इसे बुजुर्ग ही उपयोग कर सकेंगे, उनके अलावा कोई भी इसे उपयोग नहीं कर पाएगा। और जिनके पास प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा है वो भी इसका लाभ ले सकेंगे, और अगर कोई राज्य बीमा आयोग का लाभार्थी है तो वो विस्तारित योजना में इसका लाभ ले सकेगा। तो बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा अगली खबर जो मुझे नजर आ रही है वो द हिंदू के बिल्कुल बॉटम में है, बॉटम फ्रंट पेज के बॉटम में, और हेडलाइन कहती है 3 मिलिटेंट्स किल्ड इन अखनूर एनकाउंटर। तो अखनूर एनकाउंटर पे कल भी हमने बात की थी, लेकिन उस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में घुसपैठ करके आए आतंकी कश्मीर रीजन में 2 हफ्ते में 7 हमले कर चुके हैं। इनमें 2 जवानों समेत 13 लोगों की जान गई है। लेकिन अखनूर के बट्टल गांव में 3 आतंकियों ने जो हमला किया था वो 2 मायनों में बिल्कुल अलग था। पहला, इन्होंने भारी हथियारों के साथ मंदिर पर कब्जा किया था। दूसरा, मुठभेड़ का इलाका LOC के बिल्कुल करीब था, इसलिए सोमवार को सेना ने नई रणनीति के साथ आतंकियों को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया था। हुआ ये कि पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी आतंक विरोधी अभियान के लिए NSG कमांडोज और 4 BMP-2 सरहद टैंक के मैदान में उतरने से सब हैरान थे। सुबह 6 बजे जब तीनों आतंकी बट्टल गांव के असन मंदिर में दाखिल हुए, उस वक्त वहां पूजा चल रही थी जहां स्थानीय लोग मौजूद थे। आतंकियों ने लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। जब वो बाहर निकल रहे थे उसी वक्त सेना की एम्बुलेंस गुजरी। इससे आतंकी घबराए और उन्होंने फायरिंग कर दी। कुछ ही देर में जवानों ने पूरा इलाका घेर लिया, लेकिन सुरक्षा बलों को आशंका थी कि आतंकियों ने मंदिर के पास कुछ लोगों को भी बंधक बना लिया है। आतंकियों के पास कई हथियार थे, इसलिए तुरंत सेना ने NSG कमांडोज को बुलाया, क्योंकि NSG कमांडोज ऐसी स्थिति में निपटने के लिए ही माहिर है। कहा जा रहा है कि कमांडोज दोपहर 12 बजे तक मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। दोपहर 2 बजे से पहले आतंकियों को मारते हुए कमांडोज मंदिर में घुस गए थे, और इन्हें देख बाकी 2 आतंकी जो है वो LOC की तरफ जंगल में भागे। जंगल घना था और आतंकी LOC से महज 5 किलोमीटर दूर थे। अगर कमांडोज आगे बढ़ते तो आतंकियों के बचाव में पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर सकती थी। इससे जनहानि की आशंका थी, लिहाजा पाकिस्तान को तुरंत भारी जवाब देने के लिए ऑपरेशन रोका गया और थल सेना की मैकेनाइज्ड यूनिट के पास मौजूद BMC-2 टैंक बुलाए गए ताकि बिना देर किए पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। करीब 3 घंटे बाद टैंक मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए। इसके पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तब तक अंधेरा हो गया था। टैंक नाइट विजन डिवाइस से लैस है, इसलिए रात में भी सर्चिंग जारी रही। सुबह होते ही ड्रोन और UAV से आतंकियों की लोकेशन ट्रेस हुई और कमांडोज ने उन्हें घेर कर ढेर कर दिया। तो अगर आप इस
पल पल में ऑपरेशन जो है वो अनफोल्ड हुआ है। और अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहें तो दो जगह मैं आपको बता देता हूँ। द हिंदू के फ्रंट पेज पर आप आ सकते हैं, वहीं से मैंने आपको पढ़ के लुब्बे लुबा बताया है इसका। और अगर आप चाहें तो आप दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज पर आकर भी इस खबर को और विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक जो मुझे हेडलाइन नजर आती है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी है। हेडलाइन है, महायुति एमवीए सीट शेयरिंग प्लान्स स्टिल अनक्लियर। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा खत्म होने के साथ ही चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। शिवसेना और एनसीपी में बगावत के चलते इस बार 6 बड़े दल मैदान में हैं। यही कारण है कि बागी भी ज्यादा हैं। प्रदेश की लगभग हर सीट पर बागी विधायक देखने को मिल रहे हैं और अब सबकी निगाह नाम वापसी की अंतिम तारीख यानी 4 नवंबर पर है। उसके बाद पता चलेगा कि लड़ाई कैसी होगी। इस बार 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। आखिरी दिन 4,996 ने पर्चे भरे और महायुति और एमवीए ने नामांकन खत्म होने के बाद भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं बताया है। और इसी चीज को लेकर जो हेडलाइन कहती है, महायुति एमवीए सीट शेयरिंग प्लान स्टिल अनक्लियर। हालांकि प्रत्याशी देखें तो महायुति में 148 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी और एमवीए में 102 के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। महायुति में बीजेपी 148, शिवसेना शिंदे गुट के 83, एनसीपी अजित पवार गुट की 51 सीटें और भाजपा ने छोटे दलों को 4 और शिंदे ने 2 सीटें छोड़ी हैं। और एमवीए जो है, एमवीए में कांग्रेस 102, शिवसेना उद्धव गुट 88, एनसीपी शरद पवार 87 सीट पर हैं और एमवीए ने छोटे सहयोगी दलों के लिए 9 सीटें छोड़ी है। वहीं खबर कल एक और देखने को मिली कि बारामती से उम्मीदवारी को लेकर शरद पवार जुबानी जंग कल और तेज हो गई। अब बारामती की रैली में शरद पवार ने कहा, मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की लेकिन कुछ लोगों ने इस पर कब्जा किया और मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया। वहीं अजित पवार ने कहा कि 2014 में जब कांग्रेस गठबंधन सरकार थी तो हमारी ही पार्टी के गृह मंत्री आर पाटिल ने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में मेरे खिलाफ जांच के आदेश दिए। पाटिल के हस्ताक्षर मुझे देवेंद्र फडणवीस ने दिखाए थे। तो देखिए, महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ रहा है। अभी सीट शेयरिंग को लेकर भले ही एमवीए के अंदर और महायुति के अंदर प्लान्स काफ़ी अनक्लियर हैं, लेकिन लगभग नाम सारे सामने आ चुके हैं और इसलिए जुबानी जंग भी हैं वो तेज़ हो चुकी हैं और आगे आने वाले समय में ये बढ़ेंगी ही। लेकिन हम तो खबरों में लगातार बने रहेंगे। और कहती है, ईसीआई रिजेक्ट्स कांग्रेस एलिगेशन ओवर इरेगुलरिटीज इन हरियाणा पोल्स, कॉल्स देम बेसलेस एंड मिसप्लेस्ड। तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को गलत और तथ्यहीन बताया है। आयोग ने कहा कि मतदान और मतगणना के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अराजकता पैदा हो सकती है। आयोग ने पिछले 1 साल में 5 मामलों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है कि बिना किसी सबूत के वो इस तरह के इल्जाम ना लगाएं और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचें। राज्य में एक फेज यानी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ गए थे। काउंटिंग के दौरान कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि बाकी 60 से 70 और 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से 13 अक्टूबर को शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई थी। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित में शिकायत दर्ज की थी। कांग्रेस ने इसकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है। खेड़ा ने कहा था कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें वो हैं जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थी। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और कांग्रेस नेता प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने 16 अक्टूबर को 20 सीटों पर वोटिंग काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। हालांकि 17 अक्टूबर को अदालत ने इसे भी खारिज कर दिया था। याचिका भी इन्हीं आरोपों से जुड़ी थी जिन्हें ईसीआई ने अब खारिज कर दिया है। खेल की खबरों को पढ़ने के लिए मैं दैनिक भास्कर अखबार के 12वें पन्ने यानी स्पोर्ट्स के पन्ने पर आ चुका हूं। एक हेडलाइन मुझे नजर आती है, न्यूजीलैंड पस्त, भारत ने 2-1 से सीरीज जीती। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की डोमेस्टिक वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम ने 2-1 से जीत हासिल कर ली है। कल आखिरी और डिसाइडिंग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया है। 233 रनों का चेस टीम ने 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर पूरा कर लिया है।
स्मृति मंधाना ने शतकीय पारी खेली है, 100 रन बनाए हैं उन्होंने। स्मृति के 88 मैचों में सबसे ज्यादा यानी 8 शतक हो गए, जबकि मिताली ने 232 मैचों में 7 शतक बनाए थे। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड टीम ने 49.5 ओवर में 232 रन टोटल बनाए थे और वो ऑल आउट हो गई थी। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ब्रूक हॉलिडे ने सबसे ज्यादा यानी 86 रन बनाए थे। जॉर्जिया पिल्मेर ने 39 रनों का योगदान दिया था, जबकि बाकी कोई बल्लेबाज 30 रनों से ज्यादा पार नहीं हो पाया था। भारत की दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि प्रिया मिश्रा को 2 विकेट मिले। जवाब में भारत की शेफाली यस्तिका, उसके बाद स्मृति और कप्तान हरमनप्रीत ने साथ में मिलकर 117 रन जोड़कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी थी। तो आज के अखबार में आज के लिए तो इतना ही। कल